हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी कर रहे हैं हम, और एनसीईआरटी की किताब से हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण प्रबंधन, जिसे हम कर रहे हैं। चैप्टर हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये है पार्ट 2 वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैप्टर स्टार्ट होता है एक लड़ाई से। लड़ाई किसके बीच में हुई थी? मोहन और रघु के बीच में, जिसमें रघु ने मोहन की ज़मीन पर कुछ कब्जा कर लिया था, और जिसके लिए एक आर्ग्यूमेंट हुई, और आर्ग्यूमेंट में हो गई पिटाई मोहन की। मोहन ने जो है वह एक पुलिस कंप्लेन करने की सोची नियर बाय थाने में अपने, क्योंकि दूर के थाने से नहीं कर सकते हम, पहले अपने करीबी थाने में हमें रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है। वहाँ का जो एसएचओ था, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो कंप्लेन नहीं लिखेगा। जब उस पर प्रेशर पड़ा गया तो उसने कंप्लेन लिखी, और कंप्लेन लिखने के बाद सारी कार्रवाई आगे हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में जो था वो लैंड रिकॉर्ड के बारे में, मेंटेनेंस कैसे होता है इसकी जानकारी हमने पढ़ी, कि किस तरीके से जो है वो मेंटेन होती हैं लैंड रिकॉर्ड। ज़मीनों के बारे में सारी जानकारियाँ कैसे मेंटेन होती हैं, इस चीज़ को हमने पढ़ा। और इसे कौन करता है? पटवारी नाम का एक शख्स होता है, जो ज़मीन को मेज़र भी करता है और सारा लैंड रिकॉर्ड्स को जो है वो मेंटेन करता है। ये काम पटवारी का होता है। पटवारी को दो अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर उसे लेखपाल कहा जाता है, कहीं पर कानून को, कहीं पर कर्मचारी, या फिर हम उसे विलेज ऑफिसर भी कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम जो है वो पटवारी के नाम से अपने चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हर एक पटवारी जो है रेस्पॉन्सिबल होता है एक ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए, और पटवारी जो है वो अपडेट करता है सारे रिकॉर्ड्स को गांव के। पटवारी का काम जो यूजुअली होता है, लैंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स को मेज़र भी करना होता है। एक लॉन्ग चेन होती है उसको मेज़र करने के लिए। ये सब हमने पढ़ लिया था। पटवारी रेस्पॉन्सिबल होता है कलेक्शन करने के लिए भी लैंड रेवेन्यू को फार्मर्स से, और अपडेट भी करता है गवर्नमेंट को जो भी क्रॉप्स ग्रोन हो रही हैं उस एरिया में। ये सब हमने जानकारियाँ देखी थी। साथ ही साथ हमने जो है वो ये खसरा 5 देखा था। ये आपको मैप में दिखाया गया, इसमें आपको डेटा सारा मिल रहा है कि मोहन के नाम पर कितनी ज़मीन लिखी हुई है उस खसरे में, और रघु के नाम पर कितनी ज़मीन लिखी हुई है खसरे में। ज़मीन पर वो किस चीज़ की खेती करते थे ये बताया था, कितनी ज़मीन पर वो खेती करते थे, और कितनी ज़मीन वो खाली रहती थी या दूसरी फसल उस पर उगाते थे ज़मीन पर। पूरा एक स्केच दे रखा था जिसमें ये पता चल रहा था कि मोहन की ज़मीन कहाँ पर है, रघु की ज़मीन कहाँ पर है, और बाकी जो भी ज़मीनें उसमें लिखी हुई होंगी खसरे में, वो सारी मैप में शो हो रही थी। चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, कि सारे स्टेट जो हैं वो इंडिया के वो डिवाइडेड हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए तमाम जो भी मसले होते हैं उनको हल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो और तोड़ दिया गया है, यानी कि इन डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवाइड कर दिया गया है। और उन सब डिवीज़न को हम जो है कहते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे कहीं पर उसे तहसील कहा जाता है, कहीं पर उसे तालुका कहा जाता है, और भी बाकी जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं। एज़ पर द स्टेट्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग नाम होंगे। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और इन सब के ऊपर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर, और उसके नीचे जो होते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम तहसीलदार्स कहते हैं। तहसीलदार्स कौन होते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। जो भी रेवेन्यू इकट्ठी हो रही है डिस्ट्रिक्ट में, यानी ज़िले में जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है उसकी सारी जानकारी तहसीलदार के पास होती है। दे हैव टू हियर द डिस्प्यूट, उनको जो है डिस्प्यूट्स को हियर करना होता है, और सुपरवाइज भी वो करते हैं पटवारी के काम को। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीनियर पीपल्स जो होते हैं डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट में वो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं। तो ये वही सीनियर पीपल्स हैं जो सुपरवाइज करते हैं पटवारी के काम को, और ये इंश्योर करते हैं कि प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं कैप्ट रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट हो रहा है कि नहीं कलेक्ट हो रहा है, ईमानदारी के साथ कि नहीं हो रहा है। हालांकि ईमानदारी कमी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है काम करने का, वो फॉलो करा जाता है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड, ये भी श्योर करा जाता है कि फार्मर्स को भी जो है वो उनके रिकॉर्ड की, यानी उनके नाम पे जो ज़मीन है जिसको मेंटेन कर रहा है, यानी कि पूरा जो डेटा बना रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी उस फार्मर को भी होना चाहिए कि मेरा डेटा ये लिखा गया है उसमें सरकारी उसके उस पटवारी के द्वारा। तो वो उसकी एक कॉपी भी जो होती है वो फार्मर ले सकता है। और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तहसीलदार में जो हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट भी जो हैं वो ऑब्टेन कराते हैं अपना। तो मतलब
कोई भी अगर कोई विद्यार्थी है उसको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए यानी कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है, तो वो वहीं से तहसीलदार से ही जो है वो इसको बनवाता है। तहसीलदार का जो ऑफिस होता है इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड, यानी तहसीलदार के ऑफिस में ही जो है वो ज़मीनी विवाद जो हैं वो सुने जाते हैं। यानी वो भी जो भी अभी जैसे कि ये डिस्प्यूट था मोहन और रघु के बीच में, तो इसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? तहसीलदार के ऑफिस में ही होगी। एक बॉक्स दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। फार्मर ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप। मैप के साथ जो है वो फार्मर जो होता है वो उस ज़मीन की एक कॉपी भी अपने पास रखता है, जिसको हमने पीछे देखा था। जैसे ये प्रीवियस इलस्ट्रेशन दे रखा है, ये इसमें मोहन और रघु के नाम पे जो ज़मीन है उसकी सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देखा हमने, उनके पास अधिकार होता है इस जानकारी को लेने का, और उसके लिए उन्हें जो होती है वो एक छोटी सी नॉमिनल फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी से अवेलेबल नहीं होती। फार्मर्स को कभी कभार जो होता है वो कई सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। कई सारे प्रदेशों में जो हैं वो रिकॉर्ड्स आर नाउ बीन कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, यानी कंप्यूटरीकृत हैं। सारी जानकारियाँ जो होती हैं वो कंप्यूटराइज्ड हैं, सारा डेटा जो है वो सब ऑनलाइन हो गया है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। एंड ऑल्सो केप्ट एट द पंचायत ऑफिस में भी डेटा को रखा जाता है, जिससे कि जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाए और उसको रेगुलरली अपडेट करा जा सके। When do you think farmer may require a copy of this record? आपको क्या लगता है कि कब ज़रूरत पड़ती होगी किसान को कि वो उस रिकॉर्ड की कॉपी को जो है वो कब मांग सकता है? अब जैसे कि अभी मामला है ये मोहन और रघु का जो केस था, इसमें मोहन और रघु जो है वो मांग सकते हैं, बल्कि मोहन और रघु तो नहीं बल्कि मोहन ही मांगेगा, क्योंकि मोहन का डिस्प्यूट चल रहा है, मोहन ने शिकायत करी है, तो मोहन जो है वो ज़रूर मांग सकता है। ऐसे ही मसलों में ज़मीनी विवाद में जो भी ज़मीनी विवाद जो भी है उसमें ज़रूरत तो पड़ेगी किसान को मांगने की रिकॉर्ड्स अपने सारे। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द केसेस इन विच दीज रिकॉर्ड्स वुड बी नेसेसरी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक फार्मर जो है वो ज़मीन खरीदना चाहता है, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना चाहता है एक दूसरे किसान से। जाहिर सी बात है वो कागज़ निकलवाएगा पहले। ये बखूबी पता है कि जब भी कोई ज़मीन को ख़रीदा या बेचा जाता है तो उसकी मुकम्मल जानकारी ली जाती है कि ज़मीन पर किसी का कोई अवैध कब्ज़ा तो नहीं है। ज़मीन का जो लीगल प्रोसीजर है वो पहले जब ली गई थी तब उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करा गया था, नहीं करा गया था, ये बखूबी पता। आप भी अगर आपके भी रिलेटिव जब कोई ज़मीन खरीदते होंगे तो वो इस चीज़ की मुकम्मल जानकारी पूरी निकलवाते होंगे, उस ज़मीन के पूरा ब्यौरा निकलवाते होंगे वो कि ज़मीन कैसी है, कितनी कब की ख़रीद है और क्या उसकी एक वैल्यू भी है। इस चीज़ की बहुत सी जानकारियाँ जो हैं वो निकलवाते हैं। जब बेचनी हो तब भी जाहिर सी बात है वही प्रोसीजर है, फॉलो करा जाएगा, जांच पड़ताल होगी, भाई ज़मीन सही है कि नहीं है, ख़रीदने लायक है कि नहीं है, उसके दाम वाम कैसे हैं, उसे लाके के सारे वो सब चीज़ें जो हैं वो निकलवाता है, और सारे कागजात पुराने किसने ख़रीदी थी या कब की ख़रीद फ़रोख्त है, वो सारी चीज़ें जानकारी अपनी निकलवाता है। एक फार्मर को अगर लोन लेना हो फ्रॉम बैंक से कुआं खुदवाने के लिए अपनी ज़मीन पर, जाहिर सी बात है जब लोन लेगा तो कहीं ना कहीं वो मॉर्गेज या कोलेटरल कहीं ना कहीं बैंक को चाहिए होता है, तो उसके लिए भी जो है वो कागज़ चाहिए होते होंगे ज़मीन के। हम जब भी लोन लेते हैं तो अपने कभी कभार घर के मकान के जो है वो कागजात जो हैं वो बैंक के पास गिरवी रखते हैं, तो हमारे पास भी एक डॉक्यूमेंट होता है कि हमारे पास कि हाँ हम ही ओनर हैं इस मकान के। और तो वही चीज़ ऐसा है कि अगर फार्मर को लोन लेना है बैंक से तो वो भी अपने ज़मीन के कागज़ को जो है वो बैंक के पास रखवाएगा। फार्मर को जो है वो फर्टिलाइज़र परचेज़ करने हैं अपनी फील्ड के लिए तब भी ज़रूरत पड़ जाती है। फार्मर जो है वो चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कराना अपने बच्चों के बीच में, तो तब भी ज़रूरत पड़ेगी, बंटवारा होगा तब। अब यहीं से कुछ चीज़ निकल कर आती है कि एक डॉटर की विश है, लड़की की एक ख्वाहिश है कि फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर। अब फादर को जो है, पिताजी को जो है वो घर मिला उनके फादर से, एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू द ब्रदर। और ये कहा जा रहा है कि अब सब ये लोग कह रहे हैं कि इस फादर को घर तो मिला अपने फादर से, तो अब उसमें ये लड़की ये कह रही है कि अब ये घर जो होगा वो उसके भाई को मिल जाएगा। हर कोई ये कह रहा है कि भाई अब ये उसके भाई को मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर, मेरा और मेरी माँ का क्या होगा? टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम,
क्या एक्सपेक्ट वो कर सकती है कि उसको भी जो है वो फादर के घर में जो है कोई शेयर मिलेगा? आई एम नॉट वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड, ये कहा कि तुम जो है वो अभी इतनी यंग नहीं हुई, मतलब इतनी एल्डर नहीं हो, वुमेन तुम्हारा अभी मतलब वुमेन की जो क्वालिटी है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो मुझसे ये बताया गया, जब मैंने इस चीज़ को पूछा गया मुझे भी क्या हिस्सा मिलेगा मेरे फादर की होम में, ये फादर की प्रॉपर्टी में, तो उससे कहा कि नहीं अभी तुम वुमेन नहीं हुई हो, बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, मैं भी चाहती हूँ मेरा खुद की एक ज़मीन, मेरा खुद की जो एक जगह हो। नॉट अ डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, ना कि जो है कि रेशम और सोने में जो है वो डाउरी के हिसाब से दिया जाए एज पर द। तो वो एक यहाँ पर एक आइडिया निकल कर आ रहा है कि भाई ये पिताजी की प्रॉपर्टी में सिर्फ भाई का हिस्सा, यानी कि लड़के का ही एक हिस्सा है, लड़की का हिस्सा नहीं है, तो ना लड़की का हिस्सा है ना माँ का हिस्सा है, क्यों? फिर उसके बाद वो कंसेप्ट निकल कर आता है कि भाई तुम्हें तो डाउरी दी जाएगी, तुम्हारे लिए तो डाउरी है पूरी की पूरी की, तुम्हें डाउरी, तुम्हें सोना दिया जाएगा, तुम्हें सिल्क दिए जाएंगे, कपड़े दिए जाएंगे, तुम्हें टीवी कार वगैरह सब दी जाएगी शादी के टाइम पे, तो इसलिए तुम्हारा हिस्सा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे एक ये परसेप्शन निकल कर आ रहा है। इस चीज़ का आगे जिक्र किया गया है वो किस तरह से कि एक न्यू लॉ की बात करी गई, एक नया लॉ निकल कर आया है जिसके बारे में बात करने की कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ द फार्मर हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन, यानी जब भी हम जो है वो अक्सर ही जब भी हम सोचते हैं किसी किसान के बारे में जिसके पास ज़मीन होती है, तो वी थिंक ऑफ मैन, हम उसे एक आदमी के हिसाब की सोच में ले लेते हैं। वुमेन को हम जो है वो एज अ पीपल हु वर्क ऑन अ फील्ड बट नॉट एज अ पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि हम जब फार्मर के बारे में सोचते हैं, फार्मर जिसके पास ज़मीन है, तो हम उसे ये समझते हैं भाई वो, हम थिंक ऑफ मैन, हम उसे आदमी के तौर पर देखते हैं, यानी कि एक मेल मेंबर के तौर पर देखते हैं। और वुमेन्स को हम कैसा देखते हैं कि वो जो है वो फील्ड्स पर काम करने के लिए हैं, लेकिन उनके पास ओनरशिप नहीं हो सकती एग्रीकल्चर लैंड की, यानी वो उस ज़मीन की ओनर नहीं हो सकती हैं, वो उस ज़मीन पर काम कर सकती हैं। हमारा परसेप्शन कुछ इस तरीके से आ जाता है वुमेन को लेके। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। अब तक जो था वो हिंदू वुमेन्स खास तौर पे जो था उनका शेयर नहीं होता था फैमिली की एग्रीकल्चर ज़मीन पर, जो कृषि की जो ज़मीन थी उस पर वुमेन्स का कोई हिस्सा नहीं हुआ करता था, ख़ास तौर पे हिंदू वुमेन्स में कहा जाए तो। लेकिन डेथ ऑफ हिज फादर की डेथ के बाद हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन, और फादर की डेथ के बाद जो पूरी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता था वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों में ही होता था, बराबरी के तौर पर, कि दो लड़के हैं तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा दे दिया जाएगा, लड़की और वाइफ या वुमेन का कोई शेयर नहीं होता था। रिसेंटली लॉ जो है वो चेंज कर दिया गया है, एक नया द न्यू लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट अ इक्वल शेयर इन द लैंड। एक नए लॉ में जो नया लॉ आया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट जो करा गया था 2005 में, उसके बाद से ये लागू कर दिया गया है कि चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, या जो मदर है उनके मदर है जो भी है, हिंदू फैमिलीज़ में उनका इक्वल शेयर होगा ज़मीन पर तीनों का बराबरी का हिस्सा होगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या मदर हो। सेम लॉ जो है वो अप्लाई होता है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कंट्री के। ये पूरा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2005 में जो आया था, जिसके तहत हिंदू सक्सेशन में अब जो है वो सबका बराबर का हिस्सा, और ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल है सारे स्टेट्स में और सारी यूनियन टेरिटरीज में। ये लॉ जो है वो बेनिफिट करता है लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स को, महिलाओं को जो है वो इससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है, क्योंकि उनके बारे में सोचा गया है, क्योंकि अब फैमिली डिवाइड हो गई तो सिर्फ लड़कों का हिस्सा क्यों होगा फैमिली में उनके हिसाब से उसमें, तो अब सबको बराबर का हिस्सा दे दिया गया। इससे वुमेन्स को खासतौर पर बेनिफिट हुआ, क्योंकि उनके पास भी एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सुधा इज़ एल्डेस्ट डॉटर है, सबसे बड़ी बेटी है और किसी एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी शादी हुई और वो अपने नेबरिंग गांव में, नहीं पड़ोस के गांव में जो है वो रहने लगी। आफ्टर हर फादर की डेथ के बाद सुधा अक्सर जो थी वो आती थी मदर के पास काम करने के लिए, फार्मिंग वर्क करने के लिए। अक्सर वो गांव में अपनी माँ की हेल्प करने के लिए आया करती थी। उसकी मदर ने जो है पूछा पटवारी से पूछा कि वो लैंड ट्रांसफ़र कर सकती है एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस इन हिज रिकॉर्ड। तो हर मदर, यानी उसकी मदर ने, सुधा की मदर ने जो है वो पटवारी से पूछा कि आप वो ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकती है और नाम दर्ज कर सकती है अपना
एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम, यानी अपने नाम के साथ साथ जो है वो बाकी अपने बच्चों का भी नाम जो है वो रिकॉर्ड में क्या वो दर्ज कर सकती है। सुधास की मदर जो थी कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज करती हैं फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर के साथ और सिस्टर्स के साथ, यंगर ब्रदर और सिस्टर्स के साथ जो है वो फार्मिंग करती हैं कॉन्फिडेंटली। सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस, सुधा भी जो है वो इसी एश्योरेंस के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है कि इफ़ शी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम, कि अगर उसको कोई अगर परेशानी होती है तो वो ऑलवेज जो है वो हमेशा उसको मदद करेगी, उस ज़मीन के शेयर को लेके, तो उसकी मदद करेगी हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सर्वे दे रखा है, इस सर्वे को आप थोड़ा सा स्किम कर लेते हैं एक बार। अदर पब्लिक सर्विसेज आर सर्वे, दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के बारे में हमने इस चैप्टर में देखा है गवर्नमेंट का कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है यहाँ पर, स्पेशली खास तौर पे रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में। फर्स्ट एग्जांपल जो था वो रिलेटेड था कि मेंटेन लॉ और ऑर्डर, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर का था, यानी जब SHO यानी कि स्टेशन हेड ऑफिसर जो था, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो था, उसने के बताया कि वो शिकायत कैसे दर्ज हो सकती है, कहाँ पर दर्ज हो सकती है, इसके बारे में था। दूसरा जो था वो लैंड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करे जाते हैं, पटवारी क्या क्या काम करता है, इसके बारे में देखा था हमने। इन दी फर्स्ट केस भी हमने एग्जामिन करा था कि पुलिस का रोल क्या है, और सेकंड दैट पटवारी का रोल क्या है। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय द अदर पीपल, के डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों के द्वारा वो वर्क सुपरवाइज होता है पटवारी का, जैसे कि तहसीलदार हो गया या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, यानी SP जो है वो उस वर्क को जो है वो मॉनिटर करता है। हमने ये भी देखा कि पीपल जो है वो किस तरीके की सर्विसेज को वो हाउ यूज पीपल यूज दी सर्विसेज, यानी कि जो भी वो सेवाएं हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है, कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो उन्होंने फेस करी, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस करा था। These services have to be used and made to function according to the law, किस तरीके से उन सर्विसों का इस्तेमाल, सेवाओं का इस्तेमाल करा जाना है, और क्या क्या जो है फंक्शंस लॉ के मुताबिक हैं, कानून के हिसाब से क्या चीज़ें होनी हैं, इसके बारे में हमने जाना था। जो फ्रेम करी गई हैं उसके बारे में हमने जाना। प्रोबेबली हमने ये भी देखा, सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज को भी देखा, फैसिलिटीज़ को देखा, जो वेरियस डिपार्टमेंट जो हैं वो सरकार के जो हमें मुहैया कराते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखी है, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज बाय विजिटिंग द नियर बाय विलेज और लुकिंग एट योर ओन एरिया में आप जाइए और ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसको आप जो है वो परफॉर्म करिए। ठीक है, एक आगे जो है यहाँ पर एक ये सर्विस कुछ दे रखी हैं, पब्लिक सर्विसेज में दे रखा है कि व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट देयर वर्क, इस काम के बारे में ये एक बॉक्स दे रखा है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है बेसिकली, इसको आप खुद से परफॉर्म करिएगा, उसके आप खुद करिएगा ताकि थोड़ा सा आपको बेसिक इसका जो कंसेप्ट है चैप्टर का वो आपको बखूबी समझ में आए। इसके अलावा बाद में इसमें ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि पुलिस का काम क्या होता है, कौन दो चीज़ें आप लिस्ट करिए, पटवारी के जो काम को इंक्लूड कर दी हैं, तहसीलदार का क्या काम होता है, कौन कौन से इशू जो हैं वो उसमें आपने पोएम में रेज करे, जो लड़की की विश थी, अ डॉटर्स विश, उसमें क्या क्या इश्यूज़ थे उनको आप पॉइंट आउट करिए, क्या आपको लगता है ये इश्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं हैं। और भी इसमें जो सवाल हैं वो दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कीजिए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट कीजिए चैप्टर में। तो चैप्टर हमारा यहीं पर ये फिनिश होता है। अगले चैप्टर के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।